नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि यूपी तक की अगली बैठक है झांसी में। जल्द ही उत्तर प्रदेश की राजनीति, कला, संस्कृति, सेहत, शिक्षा, व्यापार यानी तमाम वर्गों से जुड़े हुए लोग झांसी में जुटेंगे और उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड के मुद्दों पर बात होगी। हम जल्द ही ये बैठक आपके सामने लेकर आएंगे। अब शुरू करते हैं मुद्दे की बात। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों में बराबरी को बढ़ावा देने के नए नियम लागू किए हैं और इस कदम ने तूफान खड़ा कर दिया है। यूजीसी का तर्क है कि इन नियमों से पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। वहीं सामान्य वर्ग के जो संगठन, छात्र, शिक्षक, उनका ये मानना है या कहें कि उनका आरोप है कि भेदभाव रोकने के नाम पर नया भेदभाव पैदा किया जा रहा है। और तो और हिंदुओं की तथाकथित अगड़ी जातियों की नुमाइंदगी करने वाले जो संगठन हैं, जो आपको बात बात पर सड़कों पर नजर आते हैं, वो भी सड़कों पर उतर आए हैं। सोशल मीडिया पर तो अलग ही बवाल मचा हुआ है। यहां तक कहा जा रहा है कि मंडल कमीशन के बाद देश भर की यूनिवर्सिटियों में हो रहा ये सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन है। इस पूरे मसले पर बात करने के लिए और इसे समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर लक्ष्मण यादव। मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर लक्ष्मण यादव की नई किताब जाति जनगणना हाल ही में लॉन्च हुई है, बाजार में आई है और खासी लोकप्रिय हो रही है। तो उनसे इस पूरे मसले पर बात करना एकदम मुनासिब है इस वक्त पर। तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव, सबसे पहले तो आसान भाषा में हमें यह समझाइए कि ये नए नियम क्या हैं और अगर इन नियमों का मकसद सभी वर्ग के शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों को बराबरी का मौका दिया जाना है तो फिर हाय तौबा क्यों मची हुई है? बहुत शुक्रिया नीरज दा, और मेरी किताब का भी रेफरेंस आपने लिया, इसके लिए भी शुक्रिया। अक्सर किताबें इस काम आती हैं कि किसी भी विषय पर जब धारणा बनाई जाए तो उसके लिए सूचना हो, उसके लिए तथ्य हो, उसके लिए आंकड़े हो। मैंने जाति जनगणना वाली किताब में कोशिश की है कि इस विमर्श, जाति को लेकर के जो विमर्श है इस देश में हजारों साल का, गणना को लेकर के जो इतिहास है और जाति जनगणना का जो इतिहास है, इन तीनों को एक साथ समेटा है। मुझे अच्छा लगेगा कि लोग जो यूजीसी के विरोध में हैं वो लोग भी, या जो जाति व्यवस्था के समर्थक हैं या विरोध में हैं, वे लोग भी इस तरह की किताबों को पढ़ेंगे तो धारणा बनाने में सूचनाएं काम आएंगी। बिना सूचना के धारणा मुश्किल होती है। अब आते हैं यूजीसी के नए नियम पर। जैसे इस देश में मेरी पहली किताब जो थी, जिस पर हमने आपने बात भी की थी, प्रोफेसर की डायरी, मुझे उसका जिक्र इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि उस किताब को मैंने डेडिकेट किया था, समर्पित किया था रोहित वेमुला और उस जैसी मार दी गई अनगिनत संभावनाओं के नाम। तो मतलब ये है कि मैं विश्वविद्यालय के बारे में अगर बात कर रहा हूं, मैं किताब लिख रहा हूं प्रोफेसर की डायरी, जिसका मकसद ये था कि इस देश में शैक्षणिक संस्थानों के भीतर जो हकीकत है उसको समाज तक ले जाऊं। तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि 1950 में संविधान लागू हुआ, आज 27 जनवरी है, कल 26 जनवरी था। 75-76 साल हो गए और संविधान की प्रस्तावना कहती है कि इस देश को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, इसका मतलब ये है नहीं इस देश के समस्त नागरिकों में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए, विचार अभिव्यक्ति अवसर की समता दिलाने के लिए। इसका मतलब संविधान वो दस्तावेज था कि जैसा देश हम बनाना चाहते हैं उसकी दिशा में आगे बढ़ेंगे तो जाति के नाम पर भेदभाव, लैंगिक भेदभाव कम होगा, कम करेंगे तो इसकी जिम्मेदारी किन संस्थानों पर थी? उनमें सबसे बड़े संस्थान थे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, शैक्षणिक संस्थान, देश का विश्वविद्यालय, देश के डिग्री कॉलेज। और लोकतांत्रिक देश ने तय किया था कि हम फीस, जेब में पैसा कितना है इसे देखकर शिक्षा नहीं देंगे, हम हर व्यक्ति को कलम किताब देंगे। तो जिस विश्वविद्यालय को जब सपना देखा गया इन विश्वविद्यालयों का, तो उसका मकसद ये था कि समाज की बुराई दूर करने के लिए एक प्रयोगशाला होंगे। यहां हम ऐसे नागरिक तैयार करेंगे जो जाति, लिंग, भाषा, क्षेत्र, इस तरह के तमाम विभाजनों को खत्म करेंगे विश्वविद्यालय में। फिर जब नागरिक बन करके जाएंगे समाज में तो बेहतर समाज बनाएंगे।
फिर आया 1990 का दौर, मंडल का दौर, फिर उसके बाद आरक्षण आया इस देश के विश्वविद्यालयों में। हम आगे अगर संदर्भ आएगा तो उस पर बात करेंगे। मैं अभी लौट रहा हूं यूजीसी पर। तो रोहित वेमुला की घटना ने इस देश को झकझोरा कि क्या हमारे देश के विश्वविद्यालय जाति के नाम पर गैर बराबरी वाले बचे हैं? क्या इस देश में एक हैदराबाद विश्वविद्यालय के शोधार्थी की कई महीनों फेलोशिप रोकी गई, जातिगत प्रताड़ना हुई, एक दूसरे संगठन से मारपीट हुई, उसको न्याय नहीं मिल रहा, उसको कार्रवाई नहीं हो रही, वो हॉस्टल से निकल करके बाहर सड़क पर बैठ गया, अपने धरने दे रहा है, न्याय नहीं मिला, फिर एक दिन वो सुसाइड कर ले गया और ये आरोप लगा कर गया कि मेरे साथ जातिगत भेदभाव, मेरा जन्म एक दुर्घटना है। इसने देश को झकझोर दिया कि ये देश के विश्वविद्यालय जेंडर सेंसिटिव और कास्ट सेंसिटिव खासकर नहीं हुए। इसमें जुड़ा डॉक्टर पायल तड़वी की घटना, और वो एमबीबीएस चिकित्सा विज्ञान की एक छात्रा, पढ़े लिखे लोग होंगे तो जातिवाद खत्म हो जाएगा। पायल तड़वी को सुसाइड करनी पड़ी। उसने कहा कि मेरे नाम, मेरी जाति को लेकर के गालियां देते थे मेरे साथ पढ़ने वाले विद्यार्थी। दर्शन सोलंकी तो आईआईटीआईएम के भीतर के जातिवाद को उजागर करने के लिए सुसाइड कर गया। उसने कहा कि मैं इतना पढ़ करके यहां तक आया और मुझे मेरे जाति के नाम पर अपमान हुआ। यह मामला गया कोर्ट में, और इन सारे मामलों में 9 साल बाद जब वर्डिक्ट आ रहा है तो कहा जा रहा है कि रोहित वेमुला या इस तरह की जातिगत अन्याय की घटनाएं इसलिए भी रुक नहीं रही है क्योंकि आपका इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल जो 2012 में बना है वो कारगर नहीं है। आप उसे फिर से बनाइए। फिर उन्होंने फरवरी 2025 में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक ड्राफ्ट रेगुलेशन इसका बनाया। फिर उसे पार्लियामेंट और इन सब चीजों में गया तो उसका एक क्लास जुड़ा पार्लियामेंट्री कमेटी एजुकेशन की, और एजुकेशन की पार्लियामेंट्री कमेटी जिसको हेड कर रहे थे दिग्विजय सिंह, उन्होंने रिकमेंड किया विद डेटा कि एससी और एसटी के लिए जो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल हैं इसमें ओबीसी को भी शामिल किया जाए क्योंकि उनके साथ भी कैंपसेस में जातिगत भेदभाव बढ़ता है। हमारे डेटा उसी यूजीसी के कह रहे थे कि 2019 से लेकर 2023 तक 118% मामले बढ़ गए जातिगत उत्पीड़न। कुछ लोग कहते हैं कि 173 से 300 कुछ हुआ था, लेकिन परसेंटेज में बहुत ज्यादा लग रहा है। नहीं साहब, ये तो दर्ज हुए हैं। अब आते हैं इस पूरे मामले पर। तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट, पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर एजुकेशन, इनका रिकमेंडेशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने गजट नोटिफिकेशन किया भारत सरकार के जरिए, और केवल इतना ही तो कहा था कि जैसे संविधान कहता है कि एससी एसटी ओबीसी के लिए हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के तहत उनको रिजर्वेशन दे रहे हैं तो उनको प्रोटेक्ट भी करेंगे, उसी तरह से देश के विश्वविद्यालयों में भी इन्हें प्रोटेक्ट करेंगे अगर कोई जाति के नाम पर इनके साथ अन्याय होगा। तो संविधान की मंशा के तहत ही हुआ है। इसका विरोध किस बात पर हो रहा है ये तो मेरे समझ के बाहर है। मैं तो, और आपसे बातचीत अभी आगे बढ़ेगी तो मैं कमजोरियां गिनाऊंगा कि यह गजट नोटिफिकेशन अभी भी एससी एसटी ओबीसी को पूरा न्याय नहीं दिला सकता। मैं इसे साबित करूंगा जी। तो मैं लेकिन आपसे सवाल वो करूंगा जो इसके आलोचक या जो इसके विरोध में है, क्योंकि मैं उनके नजरिए से सवाल पूछूंगा आपसे जवाब लेने के लिए। तो आलोचकों का तर्क ये है कि ये नियम सामान्य वर्ग के छात्रों और शिक्षकों को एडवांस में पहले से ही शोषक या अपराधी के तौर पर पेश कर देता है, जिससे भेदभाव दूर करना या बराबरी आना तो बात की बात है, लेकिन कैंपस के अंदर एससी एसटी ओबीसी वर्सेस जनरल कैटेगरी के दो खेमे बन जाते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। यहीं से शुरू करते हैं दादा। थोड़ा इतिहास में और पीछे लोगों को ले जाता हूं। मेरी किताब पढ़ना चाहेंगे तो उसमें तो बाकायदे एक चैप्टर है मंडल कमीशन के ऊपर, एक नहीं 2 या 3 चैप्टर है। नहीं पढ़ना चाहते तो सीधे मंडल कमीशन पढ़ लीजिए। मंडल कमीशन रिपोर्ट के पहले पन्ने पर लिखा है, समानता केवल समान लोगों के बीच संभव है। असमान लोगों के लिए समान नीतियां बनाना दरअसल असमानता को स्थिरता प्रदान करना है। मैं आसान कर दूं इसे। गैर बराबरी अगर समाज में है, गैर बराबरी दूर करने के जो नियम बनेंगे वो गैर बराबरी वाले होंगे। एक एग्जांपल है, पता नहीं हम लोग इस पर डिस्प्ले कर पाएंगे कि नहीं, हालांकि मैं इसको ऐसे समझा देता हूं। 1 फुट ऊंची दीवार है और उसके इस पार 3 लोग खड़े हैं। एक व्यक्ति की लंबाई 6 फुट है, या कर्व कर देते हैं 5 फीट है, दूसरे की 4 फीट है, तीसरे की 3 फीट है। हमारे पास 1-1 फीट के 3 बॉक्सेस हैं।
हमने तीनों को एक बराबर न्याय करते हुए बॉक्स दे दिए। तो 5 फीट वाला 6 फीट का हो गया, या 6 फीट वाले को ही अगर करें तो वो तो और 1 फुट ऊपर हो गया, और 5 फीट वाला भी ऊपर हो गया। जो 3 फीट वाला था उसको न्याय मिला। इसका मतलब ये है कि जस्टिस, ये कहता है नेचुरल जस्टिस, जिसको न्याय की ज्यादा जरूरत है उसके फेवर में पॉलिसी बनाई जाएगी। चलिए अब और आसान करके आपको समझाता हूं। जेंडर जस्टिस हर विश्वविद्यालय में, 14 साल तो मैं भी प्रोफेसर रहा ना, तो जब आप बोलूंगा तो उसके लिए मैं कुछ आंकड़े और संदर्भ दूंगा। हर विश्वविद्यालय को जेंडर सेंसिटिव, जेंडर न्यूट्रल बनाने के लिए जेंडर सेल होता है, और जेंडर सेल का नियम ही, उसकी संकल्पना ही बनी है कि महिला के ऊपर किसी भी तरह का कहीं भी कोई भी गलत व्यवहार हुआ तो उस सेल में जाएगी, जिसका अगुवाई, जिसके नेतृत्व में महिलाएं होंगी। महिलाएं जांच करेंगी और गलत हुआ तो फिर उसको सजा देंगी। अब पुरुष धरने पर बैठ जाएं कि पुरुष इसमें शामिल नहीं है, पुरुष सेल क्यों नहीं बनी, केवल वुमेन सेल क्यों है? भाई आपके सोसाइटी का, आपके कल्चर का, आपके हिस्ट्री का क्लेम ये कहता है कि ये जेंडर के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन पुरुष के फेवर में है और वो महिला के विरोध में है। अब आइए जाति पर। जाति व्यवस्था में भारत का संविधान मानता है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लास के साथ डिस्क्रिमिनेशन का बेस कास्ट है, जाति है। जाति के नाम पर एससी एसटी को रिजर्वेशन मिलने के समय, संविधान के समय रिजर्वेशन मिल गया, और मंडल कमीशन के बाद 9 जज की बेंच बैठी थी, इंदिरा साहनी मामला, नवंबर 1992, और उन्होंने माना कि हाँ ओबीसी के साथ भेदभाव जाति के आधार पर होता है। तो ईडब्ल्यूएस मिला किस बेस पर? आर्थिक। तो सामान्य वर्ग का जाति के नाम पर भेदभाव कैसे होता है? अब मैं थोड़ा और आसान करके बोल दूं। आप चाहते हैं कि एससी, अच्छा असल में विरोध केवल इतना है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल में पहले एससी और एसटी दोनों थे। दिग्विजय सिंह वाली कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद इसमें ओबीसी भी जोड़ दिया गया, तो बचा केवल जनरल कास्ट। और सामान्य वर्ग के लोग अब ये कह रहे हैं कि हम चूंकि बच गए हैं तो हम ही विलन हो गए। कहां लिखा है? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, बहुत गंभीरता से सवाल कर रहा हूं, ये बात कहां लिखी है कि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का एक व्यक्ति अगर शिकायत करेगा कि किसी ओबीसी ने मेरे साथ भेदभाव किया तो उसे सजा नहीं मिलेगी? ये कहां लिखा है? अब मैं जरा पढ़ना चाहता हूं नीरज दा। पॉइंट नंबर 3 में इंट्रोडक्शन है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। पॉइंट नंबर 3 गजट नोटिफिकेशन का पहला है संक्षिप्त परिचय, जिसमें लिखा हुआ है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु विधिनियम 2026। दूसरे में लिखा है कि सभी उच्च शिक्षण संस्थानों पर लगेगा। हालांकि भाई आईआईटी आईएम को क्यों बाहर रखा गया है और पायल तड़वी और दर्शन सोलंकी को क्यों, कब न्याय मिलेगा, ये मुझे मेरा सवाल है। दूसरा है उद्देश्य। अब जरा गौर से सुना जाए। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या दिव्यांगता के आधार पर विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, इसमें ईडब्ल्यूएस शामिल है। बिल्कुल। दिव्यांगजनों और इनमें से किसी भी सदस्यों के खिलाफ अगर भेदभाव का उन्मूलन करना और उच्च शिक्षण संस्थानों के हितधारकों के मध्य पूर्ण समता और समावेशन का संवर्धन देना, ये इसका उद्देश्य है। अब तीसरे में डेफिनेशन है, और डेफिनेशन के 3rd पॉइंट को पढ़ें। जाति आधारित भेदभाव कोट अनकोट का अर्थ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के विरुद्ध केवल जाति या जनजाति के आधार पर भेदभाव है। पहली बात, इसमें कहीं लिखा है क्या कि एक शेड्यूल कास्ट के बच्चे के साथ अगर ओबीसी ने गलत व्यवहार किया तो उसको सजा नहीं मिलेगी? ये तो झूठ बोल रहे हैं आप। इसमें कहीं नहीं लिखा है कि ओबीसी को इसमें बाहर कर दिया गया। हो यह गया है कि सर डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि कास्ट सिस्टम इज अ ग्रेडेड इनइक्वालिटी का हायरार्की है, क्लोज्ड ग्रुप है। हर ऊपर वाली जाति को लगता है कि नीचे वाला मेरे से कमजोर है, और ये सब में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी। यहां वाला ने शिकायत की शेड्यूल कास्ट में कि ओबीसी ने मेरे साथ गैर बराबरी किया, भेदभाव किया, तो उसकी भी जांच करेगी। बस एक क्लास जोड़ा गया है कि अगर ओबीसी ने शिकायत की कि सवर्ण ने भेदभाव किया है तो उसकी भी जांच होगी।
तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि केवल सवर्ण को विलन माना गया है? ये गलत है, केवल सवर्ण को नहीं माना गया है। और मैंने इसके दोनों जवाब दे दिए। अगर आपको लगता है कि आप केवल उसके विलन हैं, तो इस देश में रिजर्वेशन उसी बेस पर मिल रहा है, कास्ट बेस्ड। इस देश में संविधान इसी बेस पर बना कि जाति के नाम पर हजारों साल से जिसके साथ भेदभाव हुआ, भेदभाव करने वाले को कौन सा इसमें न्याय चाहिए? अब आसान भाषा में पूछ दूं, मेरे कॉलेज में एक ब्राह्मण बच्चा आया, एक दलित आया, दलित ने मेरे साथ जाति देख करके भेदभाव किया, तो वो फिर पूछा जाएगा किसने किया? तो फिर देखा जाएगा कि प्रोफेसर में 97% तो सवर्ण है। और आप कह रहे हैं कि सवर्ण बच्चा शिकायत करेगा कि मेरे साथ जातिगत भेदभाव हुआ है। चलिए ठीक है, एक ओबीसी प्रोफेसर पर शिकायत करेगा, कमेटी बनेगी। अब एक और क्लॉज पढ़ दूं, नीरज दा, आपका चैनल बहुत देखेंगे। पॉइंट नंबर 6 है, फॉर्मेशन ऑफ इक्वलिटी सेल, समता समिति का गठन इस प्रकार होगा। पॉइंट नंबर 1, संस्थान प्रमुख पदेन अध्यक्ष होंगे। अब मैं एक और आंकड़ा जोड़ दूं, इस देश के 2023, अब मैं इसको बाकायदे फैक्ट के साथ बोल रहा हूं, मैं तारीख बता रहा हूं, 1 अप्रैल 2023 देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 1 शेड्यूल कास्ट वाइस चांसलर, 1 शेड्यूल ट्राइब वाइस चांसलर, 5 ओबीसी वाइस चांसलर, 45 में से 38 तो केवल सवर्ण वाइस चांसलर है। और इस तरह की हर कमेटी के हेड कौन होंगे? सवर्ण होंगे। अब एक दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, मेरे दिल्ली विश्वविद्यालय, महबूब दिल्ली विश्वविद्यालय का 92 डिग्री कॉलेजेस, एक भी एससी एसटी ओबीसी प्रिंसिपल हो तो मुझे बता दीजिए। सारे प्रिंसिपल कौन? सवर्ण। तो इस समता समिति का चेयरमैन कौन होगा? हेड ऑफ इंस्टीट्यूट। हेड ऑफ इंस्टीट्यूट 99% कौन है? सवर्ण। और फिर भी आपको लगता है कि आपके साथ भेदभाव हो जाएगा। दूसरा फॉर्मेशन, 3 फैकल्टी मेंबर। मैं क्यों कह रहा था कि ये हम कह रहे हैं कि दिक्कत तलब है? पहला, पदेन अध्यक्ष होंगे हेड ऑफ इंस्टीट्यूट। उच्च शिक्षा संस्थान के 3 प्रोफेसर, वरिष्ठ संकाय सदस्य इसके मेंबर होंगे। 1 कर्मचारी मेंबर होगा। 1 व्यावसायिक अनुभव रखने वाले समाज के 2 प्रतिनिधि होंगे। 2 स्टूडेंट नॉमिनी होंगे। 1 जो है सचिव होगा। और नीचे लिखा है कि बहुमत एससी एसटी ओबीसी का होना चाहिए। इसका मतलब अगर 10 लोग हैं तो हो सकता है कि 4 उसमें सवर्ण हो। और हेड ऑफ इंस्टीट्यूट तो 99% सवर्ण ही होगा। फिर आप क्यों ये कह रहे हैं कि आपके साथ भेदभाव होगा और आप विलन बन जाएंगे? कृपा करके उस गजट नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ा जाए और मुझे एक पॉइंट दिखाया जाए जिसमें ओबीसी को सजा नहीं मिलेगी ये लिखा हो, या ये वो लिखा हो कि केवल सवर्ण ही विलन बन जाएंगे। कहीं लिखा हो तो बताइए। लोग इसका एक ओवर सिंप्लीफिकेशन कर दे रहे हैं कि एससी एसटी एक्ट का भी दुरुपयोग हुआ था, इसी तरह से इसमें भी होगा। चलिए शुरू करते हैं फिर। दहेज उत्पीड़न में जो कानून बना है, पिछले 1 साल में, मुझे अगर गलत नहीं हूं मैं, तो 3 बड़े मामले, 2 या 3 बड़े मामले आए कि महिलाओं ने, महिला के पक्ष में जो कानून बने हैं उनका गलत इस्तेमाल किया और पुरुषों ने जान दे दी। रिश्ते बिगड़ते हैं, उपयोग होते हैं। क्या दहेज उन्मूलन कार्यक्रम का कानून बंद कर देंगे? कानून ठीक करेंगे आप कि उसे बेहतर करें, लेकिन इतना बेहतर न करें कि उसका अर्थ ही खत्म हो जाए। चलिए एग्जांपल नंबर 2, यूएपी किसके लिए बना था? आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए बने कानून के आधार पर क्या इस देश की जेलों में शोधार्थी, प्रोफेसर, पत्रकार नहीं बंद हैं? चलिए तीसरा एग्जांपल, पीएमएलए किसके लिए बना है? क्या इस देश की ईडी, सीबीआई के 90% से ज्यादा मामले केवल विपक्ष को डराने, धमकाने और गलत तरीके से उनके ऊपर एफआईआर करवा के उनको जेल में डालने के साबित नहीं हुए हैं? कौन सा कानून ऐसा है जिसका दुरुपयोग नहीं हो सकता? कसौटी बने तो कृपा करके सारी कसौटियां हर कानून की एक जैसी बननी चाहिए। अब इसका जवाब नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 इस जवाब का, एससी एसटी एक्ट बना 1980। उसके पहले इस देश में सबको पता था कि दारू पे लाकर, लाठी दिखाकर, धमकाकर, लालच देकर, झूठ बोलकर जमीन हड़प ली, संपत्ति ले ली, क्या नहीं किया। उस पूरे समुदाय को जो हजारों साल से इस वंचना का, शोषण का शिकार था, कानून बनाना पड़ा कि हम एससी एसटी एक्ट ऐसा बनाएं कि वो उनकी तरफ झुका हो, क्योंकि वो कंप्लेन करने भी नहीं जा पाते, उनकी शिकायतें दर्ज नहीं होती, उनको न्याय नहीं मिल पाता है।
उसका दुरुपयोग अगर 0.5% होगा, लेकिन मैं पूछ दूं यही कि दुरुपयोग के आंकड़े कहां हैं? केवल धारणा है, आंकड़े हैं अगर, तो आंकड़े अगर हैं तो उसके लिए भी तो प्रावधान है। अगर उस कानून को ही बंद कर देंगे तो जो न्याय मिलने का 90% का दरवाजा था, आप उसे बंद कर रहे हैं। आपके पास आंकड़े नहीं है, आप इसका भ्रम दिखा करके कि अफर्मेटिव एक्शन है, मतलब ये एक अफर्मेटिव एक्शन है। जैसे महिलाओं के पक्ष में कानून बना है, जैसे SC ST के पक्ष में कानून बना है, क्योंकि हिस्टोरिकली उनके साथ गलत होता है। और आपके लिए प्रॉक्टोरियल बोर्ड बना है, आपके लिए डिसिप्लिनरी कमेटी हर कैंपस में होती है। अगर आपके साथ किसी भी तरह का गलत होगा, वो सारी कमेटी आपको न्याय दिलाएगी। वे कमेटियां इन जातिगत शोषणों को नहीं रोक पाती हैं, इसलिए विशेष प्रावधान इनमें किया गया है। अगर ये प्रावधान करके आपको अगर कोई गलत होगा तभी सजा मिलेगी। और जब पदेन अध्यक्ष हेड ऑफ इंस्टीट्यूट है तो वो क्या गलत को सजा देने देगा क्या? ये मेरा जाते जाते एक सवाल रहेगा जी। नहीं तो एक बात और है कि क्या ये सही नहीं होता कि अगर कोई झूठी शिकायत कर दे रहा है तो उसके खिलाफ किसी तरह की सजा का प्रावधान हो? माने एक आशंका ये है कि सामान्य वर्ग के छात्र के खिलाफ झूठी शिकायत कर दी जाएगी, भले ही बाद में वो शिकायत झूठी हो जाए साबित, लेकिन उसका करियर तो प्रभावित हो ही जाएगा। असल में ये धारणा है नीरज। मैं फिर से कह रहा हूं कि मैंने शुरू ही यहां से किया था कि महिलाओं के पक्ष में जो कानून बने हैं उनमें कई मामले ऐसे आए हैं जिनमें दुरुपयोग किया गया है। कई बार ऐसे मामले आएंगे जिसमें SC ST एक्ट का दुरुपयोग किया जाता है। इसकी पूरी गुंजाइश है कि हो सकता है कोई बदनीयत से, गलत नीयत से दुरुपयोग कर सकता है। अब इसका एक फैक्ट जान लें, 2012 के UGC के इस इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल में ये प्रावधान था। दिग्विजय सिंह वाली अगुवाई की पार्लियामेंट्री कमेटी ने ये पाया कि इस तरह के कई प्रावधानों से उस तबके तक एक अदृश्य सी चीज चली जाती है कि जब कमेटी अगर न्याय नहीं दे पाई मुझे तो मैं निशाने पर लिया जाऊंगा। तुम क्योंकि कमेटी को हेड कौन कर रहा है? मैं अभी भी ये सवाल पूछूंगा बार बार। उस कमेटी को जब हेड करने वाले लोग में डिप्राइव्ड सेक्शन का कोई व्यक्ति नहीं होगा। मैं कह रहा हूं UGC ने कितना बड़ा ब्लंडर किया है कि इस कमेटी का हेड ST OBC क्यों नहीं रहे? ये मैं सवाल पूछना चाहता हूं। कमेटी का हेड इंस्टीट्यूट का हेड क्यों है? इसका एक सुपरविजन कमेटी बनाते जिसका केवल काम होता है कि गलत तो नहीं हुआ है, उसका हेड जो है इंस्टीट्यूट का हेड बना देते। इसमें तो कम से जैसे SC ST एक्ट अगर लगता है ना तो उसमें जो IO बनता है वो उसी जाति का होता है। तो उन्हें पता है कि ये मेरा आदमी मेरे साथ गलत नहीं करेगा। तो UGC ने तो इसमें ऐसे ही झोल किया हुआ है। UGC वैसे ही न्याय नहीं देना चाहती है SC ST OBC को। मैं तो ये आरोप लगा रहा हूं, लेकिन आपके सवाल का जवाब देते हुए कह रहा हूं कि जब हेड ऑफ इंस्टीट्यूट वो है तो दुरुपयोग होगा। इसे 2012 वाले क्लॉज से हटाया गया 2026 में, यही कह के कि अगर इस कमेटी से SC ST को न्याय नहीं मिला था OBC को तो उसके बाद फिर वो विक्टिमाइज होता, क्योंकि वहां पर उसकी कंप्लेन को झूठा बता करके रद्द कर दिया जाता। बताइए इसके आधार पर क्यों ना मैं इसकी आलोचना करूं? और ऐसा होता है। जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि इसका दुरुपयोग होता है, वैसे मेरा लॉजिक ये है कि उनमें सजा नहीं मिलती, और जब सजा नहीं मिलती है तो उसका बेस होता है कि कंप्लेन झूठी थी, गलत नियत से की गई थी, रिजेक्ट कर दो। रिजेक्ट करने के बाद तो वो दुगना शोषण का शिकार होगा। इसे रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग, दिग्विजय सिंह की कमेटी, इन दोनों के रिकमेंडेशन के तहत उस क्लास को हटाया गया। मैं फिर से कह रहा हूं, एक बार और उसकी मॉनिटरिंग करिए, डेटा के साथ मॉनिटरिंग करिए। और मैं भी चाहता हूं कि किसी गलत के साथ कोई भी गलत व्यवहार ना हो, लेकिन इसके आधार पर जिसके साथ गलत हो रहा है उसे कम से कम उसका कोई बैरियर नया न बन जाए। जी चलिए, एक राजनीतिक सवाल कि बहुत विरोध हो रहा है सड़कों पर। हम देख रहे हैं कि ये जो कोट अनकोट तथा कथित अगड़ी जातियां बीजेपी के खिलाफ नारेबाजियां कर रही हैं, लेकिन बीजेपी तो ओबीसी की सबसे बड़ी हितैषी बन गई। ये नियम लाके एक मैसेज ओबीसी के बीच में जाएगा कि ये तो बीजेपी ने बड़ा काम कर दिया, तो राजनीतिक फायदा उठा लेगी, राजनीतिक फायदा बीजेपी को इसका हो सकता है। मैं जवाब दूं नीरज दा कि आपने खुद ही उसका जवाब दे दिया। असल में पूरा खेल यही है। मेरा आकलन ये है कि जाति जनगणना होगी, इसकी घोषणा होती है
30 अप्रैल 2025 को। मेरी किताब में बाकायदे सेकंड लास्ट चैप्टर इसी पर है कि धर्म पूछा जाति नहीं। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम पर आतंकी हमला होता है। 8वें दिन सरकार घोषणा करती है कि हम जाति जनगणना कराएंगे। किसी को समझ में नहीं आया कि जो करेगा जाति की बात उसको मारूंगा कसके लात। जाति तोड़ने का काम कर रही हिंदुओं बांटने के लिए तुम्हें जाति जनगणना का मुद्दा उठाया जा रहा। जिस पार्टी का नैरेटिव ये था वो जाति जनगणना कराने की घोषणा कर रही है। उसके बाद क्या हुआ कि 2-3 दिन 4 दिन हुआ होगा मुश्किल से कि फेज 1 के 33 क्वेश्चन रिलीज किए गए कि फेज 1 में 33 सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें सवाल नंबर 12 कहता है एससी और एसटी के आवास गिने जाएंगे। क्यों? ओबीसी के क्यों नहीं गिने जाएंगे और जनरल के क्यों नहीं गिने जाएंगे? इसका मतलब कि आपने जाति जनगणना घोषणा करा दी, कहीं आप कोई और साजिश तो नहीं करने वाले कि फेज 1 के डेटा फेज 2 के डेटा से टैली ना हो पाए। आप कह रहे हैं कि जनगणना फेज 2 में होगी जिसमें हम कास्ट सेंसस करेंगे। कहां लिखा है आपने? कोई नोटिफिकेशन आया? नहीं। आप धारणा बता रहे हैं कि नहीं ये फेज 1 है, फेज 2 में होगी। तो फेज 1 में एससी एसटी जहां था वहां ऑब्लिक ओबीसी एससी एसटी जनरल क्यों नहीं लिखा? कहीं नियत में कोई खोट तो नहीं? इस मुद्दे पर चर्चा ना हो जाए इसलिए यूजीसी का मुद्दा छेड़ दो। पहला आरोप मेरा, भाजपा राजनीति कर रही है, भाजपा का दूसरा राजनीति। अब तक इस देश में सवर्णों के लिए क्या नहीं किया जिले इलाही ने, क्या नहीं किया। बिना मांगे साहब 10% ईडब्ल्यूएस दे दिया, बिना मांगे जो जो मांगा उन्होंने सब दिया है। हिंदू हृदय सम्राट, नॉन बायोलॉजिकल, सब कुछ कर दिया उनके लिए। लेकिन सरकार बनाने के लिए एससी एसटी ओबीसी के विरोध का नैरेटिव अगर चल गया कि बीजेपी संविधान विरोधी है, बीजेपी आरक्षण खत्म कर रही है, बीजेपी निजीकरण कर रही है, इन सारी धारणाओं से दूर तक हुकूमत नहीं हो पाएगी। तो चलो एक कानून बनवाते हैं और उस कानून में संवैधानिक प्रावधान करवाते हैं, एससी एसटी ओबीसी के साथ भेदभाव होगा तो रोकेंगे, और पूरे देश के सवर्ण समुदाय को सड़क पर उतार देते हैं। और जब सवर्ण समुदाय इतना उग्र विरोध करेगा तो चुपचाप बैठा ओबीसी एससी एसटी कहेगा और क्या चाहिए मोदी जी से? सवर्ण लोगों को नाराज करके हमारे बच्चों के लिए यूजीसी का प्रावधान ला दिए है। ये राजनीति। और मैं कह रहा हूं कुछ दिन बाद कोर्ट से रुकवा भी देंगे। नहीं कोर्ट रोकेगा तो किसी पीछे के दरवाजे से कोई संशोधन करवा देंगे। और फिर नहीं भी होता है तो क्लॉज ही ऐसा बनवाया है कि एससी एसटी ओबीसी का कोई फायदा होने वाला नहीं है, लेकिन इंतजार कर रहे हैं कि विपक्ष बोल दे तो हम विपक्ष को अपने आप सवर्ण विरोधी हो जाएगा और ओबीसी एससी एसटी के हितैषी हम हो जाएंगे। तो बीजेपी के चक्रव्यूह की तरह इसे फेंका गया है और इसके पीछे इतना बड़ा विरोध इसीलिए करवाया गया है ताकि जो कभी यूनिवर्सिटी नहीं गया वो भी विरोध कर रहा है, जिसे पता ही नहीं कुछ एबीसीडी, जिसमें कोई क्लॉज लिखा नहीं है वो भी विरोध कर रहा है। सारे पत्रकार, बहुत सारे प्रगतिशील पत्रकार, सारे तो नहीं कहूंगा, कवि, फिल्म सिनेमा के लोग सारे विरोध कर रहे हैं कि हाय अब तो सवर्णों देश छोड़ दो। इतना बड़ा विरोध बिना बीजेपी के इशारे पर नहीं हो सकता। ये पूरी की पूरी बिसात बीजेपी ने छेड़ी है। एक तरफ जाति जनगणना पर बहस ना हो, दूसरी तरफ एक लचीला सा कानून बनाकर एससी एसटी ओबीसी को हम अपने हितैषी बना लिया जाए, और नंबर 3 कि यूजीसी को बेचने के लिए जो हायर एजुकेशन कमीशन का बिल लाया गया है वो चुपचाप पास करा लिया जाए। पूरे देश की शिक्षा बर्बाद करने के लिए हायर एजुकेशन कमीशन बिल इंट्रोड्यूस होने वाला है, उस पर चर्चा ही ना हो पाए। इतनी बड़ी साजिश कर रही है बीजेपी। ये मेरा एक पॉलिटिकल एनालिसिस है। तो क्या इसको काउंटर करने के लिए विपक्षी पार्टियां कुछ करेंगी? समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, दूसरी पार्टियां, वो क्या इसको पॉलिटिकली काउंटर करने के लिए, अगर आपकी आरोप के मुताबिक ये साजिश है तो पॉलिटिकल काउंटर आएगा इसका? मैं कह रहा हूं कि मुझसे अगर अखिलेश यादव जी पूछेंगे, राहुल गांधी पूछेंगे, तो मैं उनको एक सलाह दूंगा, बोलिए, चुप रहिए। क्यों चुप रहिए? क्योंकि संविधान के मुताबिक यूजीसी ने एक गाइडलाइन बनाई है, सरकार ने बनवाई है। एससी एसटी ओबीसी को जाति के नाम पर आरक्षण मिलता है तो जाति के नाम पर भेदभाव रोकने के लिए कमेटी बना दी, संविधान लागू हो रहा है। तो आपको एक चीज मिल गई है, हम इसका विरोध क्यों करें? अब दूसरा सवाल, सवर्ण विरोध कर रहे हैं, करने देते हैं, वो उनका लॉजिक। और मोदी जी को वो कल तक हिंदू हृदय सम्राट करे थे, सोशल मीडिया पर देख रहा हूं कह रहे हैं तेली है, घांची है, हिंदू से अचानक उनकी जाति पर आ गए, करने देते हैं।
चलने देते, थोड़ा मजा लेंगे। मुझसे अगर पूछे तो मैं तो कहूंगा चुपचाप होने दो। बीजेपी क्या कर रही है, मैं इस पर नजर रखूंगा। बीजेपी किसके पक्ष में खड़ी है? बीजेपी क्या एससी एसटी ओबीसी के पक्ष में वाकई खड़ी है? बीजेपी बोल क्यों नहीं रही? बीजेपी के लोग इस्तीफा दे रहे हैं, बीजेपी के कोर वोटर उनके खिलाफ जा रहे हैं, बीजेपी चुप क्यों है? विपक्ष तो चुपचाप है। विपक्ष का एक काम होना चाहिए कि संवैधानिक प्रावधान बना है तो हम उसके पक्ष में हैं। बीजेपी बताए कि बीजेपी क्या करेगी। इसलिए विपक्ष अभी जो बना है उसको मुझे लगता है संविधान के मुताबिक कहेगा कि संविधान के हिसाब से राहुल गांधी, अखिलेश यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उसमें कहें कि देश में एससी एसटी ओबीसी को पीडीए को न्याय मिलना चाहिए, वैसे ही कैंपस में भी मिलना चाहिए। बस इसके आगे का बयान बीजेपी दे। बीजेपी क्या चाहती है, ये है इस देश की पॉलिटिक्स फिलहाल। आपसे बुनियादी सवाल एक आखिरी जाते जाते कि आपको क्या लगता है ये जो नए नियम आए हैं ये लागू हो जाते हैं तो कैंपस में भेदभाव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? नहीं, मैं अभी इस नियम से ही संतुष्ट नहीं हूं। क्यों? आपके पदेन अध्यक्ष होंगे हेड ऑफ इंस्टीट्यूट, और मैं आंकड़े बताता हूं। चले आप आखिरी में एक दो चीजें कर लें, क्योंकि हवाई बातों करने से कोई फायदा नहीं। चलिए एक डेटा रिलीज करते हैं। वाइस चांसलर का मैंने डेटा बता दिया। आउट ऑफ 45 ओनली 38 सवर्ण है। मैं सवर्ण विरोधी ये बात नहीं कह रहा हूं। मैं तो जाति जनगणना होगी तो देश को पता तो चले कि 100 अरबपतियों में मैं अगर कहूं कि 100 के 100 अरबपति सवर्ण है तो इसका अर्थ सवर्ण का विरोध नहीं होता। उसकी चिंता इसका मतलब होता है कि उसमें एससी एसटी ओबीसी क्यों नहीं है। वैसे मैं चाहता हूं कि देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, और अब 52 या 54 हो गए, 52 या 54 विश्वविद्यालय में 20-25 तो एससी एसटी ओबीसी वाइस चांसलर होते क्यों नहीं है? ये मेरे देश के लिए सवाल है और इस सवाल की चिंता सवर्णों को भी करनी चाहिए। अब आते हैं एक डेटा है 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का, और देश के संसद में प्रोफेसर मनोज झा को जवाब देते हुए सरकार ने बताया कुल 2537 प्रोफेसर की सैंक्शन पोस्ट है 45 यूनिवर्सिटीज में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, और उसमें से भरी गई है कितनी? 1157, और 1157 में ओबीसी कितने? 84, और एससी एसटी तीनों मिला लेंगे तो 225, और उसमें जनरल कितने? 950। शेड्यूल ट्राइब की 97% पोस्ट वैकेंट है। दिल्ली विश्वविद्यालय के 92 डिग्री कॉलेज में से भी एक भी एससी एसटी ओबीसी प्रिंसिपल नहीं है। तो इस यूजीसी की कमेटी का चेयरमैन तो वो प्रिंसिपल होगा ना। इस यूजीसी कमेटी का चेयरमैन तो वाइस चांसलर होगा ना। और वाइस चांसलर और प्रिंसिपल और हेड ऑफ इंस्टीट्यूट इस देश में 5% से ज्यादा भी एससी एसटी ओबीसी के नहीं है। तो जो 95% 90% है वो कितना न्याय देंगे एससी एसटी ओबीसी को? चले यूजीसी इसका जवाब दे मुझे। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि इस रिकमेंडेशन में, इस कमेटी के फॉर्मेशन में बहुत सारा झोल है, बहुत सारी अनिश्चितताएं हैं जो एससी एसटी ओबीसी को पूरा न्याय अभी नहीं दे पाएंगी। कम से कम क्लियर होना चाहिए कि उसमें एससी एसटी ओबीसी हेड करेगा कि नहीं करेगा, उसमें उसका सुपरविजन कौन करेगा, तब जाके उन्हें न्याय मिलेगा। पूरा मुद्दा डिरेल हो गया, केवल सवर्ण विरोध सड़क पर उतर आए तो आपको लगा साहब कि अब इसमें तो कुछ और है। मैं तो इसको दूसरे चश्मे से देख रहा हूं कि आप जाति जनगणना की मांग को दबा रहे हैं। आप इसमें अभी एससी एसटी ओबीसी को अभी न्याय नहीं देंगे, इसलिए अभी कोई कैंपस का माहौल नहीं बदलने वाला। ये जितने एनएफएस किए हैं कैंपस में बैठ करके, ये कौन लोग थे? इस देश में एनएफएस करने वालों का एक जाति जनगणना हो जाए। 99% एनएफएस की पोस्ट एससी एसटी ओबीसी की थी। किसने किया था? और वो कैसे इस कमेटी के बन जाने से उसका भला हो जाएगा? नहीं होगा। ये कमेटी तो एक छोटा सा मरहम है, वो कितना मरहम लगा पाएगी अभी ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन देश के विश्वविद्यालय सामाजिक न्याय के लिए कब्रगाह बन चुके हैं, और हायर एजुकेशन कमीशन जो बन रहा है उसे अंबानी अडानी को भेज देगा। वैसे ही एससी एसटी ओबीसी गरीब जो है इससे बाहर हो जाएगा, फिर अपने आप न्याय हो जाएगा। तितलियों ने अपने पंख काटे और आजादी का एहसास किया। तो मैं इससे बहुत उम्मीद नहीं रखता हूं, लेकिन पूरी बहस को जिसके पास ताकत होती है वो अपने पक्ष में डिरेल कर लेता है। तो पक्ष खड़ी हो गई ये पूरी बहस। अभी एससी एसटी ओबीसी तो इतने मजबूत भी नहीं है कि वो चैनलों के हेड बन जाएं, वो अखबारों के संपादक बन जाएं, वो इस देश में सिनेमा और कवि सम्मेलनों में बड़े बड़े ओहदे पर हों, तो उनकी आवाज तो कहीं सुनाई नहीं देगी। और नेता बड़ा डिप्लोमेटिक बोलेगा। नेता को ये पता है कि वो सवर्ण के विरोध में कोई बात क्यों बोलेगा, उसे भी राजनीति करनी है। अखिलेश यादव क्यों बोलेंगे, राहुल गांधी क्यों बोलेंगे, लेकिन समाज में जो लोग खड़े हो गए हैं
उनके पक्ष में बोलने के लिए कोई है ही नहीं। तो एक बहुत बड़ी राजनीति इस देश को अभी इसकी जरूरत है, जिसके लिए मैंने अपनी किताब जाति जनगणना में ये बात कही भी है कि कम से कम सबका भारत बनाने के लिए कम से कम सबको सब जगह भागीदारी दे दो। जब भागीदारी देगी तो यूजीसी के इस गजट नोटिफिकेशन की जरूरत ही नहीं रहेगी, इस देश को आरक्षण की जरूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि कोई शोषक जाति और कोई शोषित जाति बचेगी ही नहीं। आप चलिए उधर चलते हैं, ये सब छोटी छोटी चीजों उलझा दिया है जी। बिल्कुल। तो यूजीसी भले ही ये तर्क दे रही हो कि उनके जो ये नए नियम हैं, जो ये एक नई इक्विटी कमेटी बनाने की बात हो रही है, ये सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम है, जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ाने वाले नियम हैं, लेकिन डॉक्टर लक्ष्मण ने हमें इस चर्चा में बताया कि भाई इन नियमों में झोल है और जिस बराबरी के नाम पर ये नियम बनाए गए हैं, असल में जब बारीकी से देखेंगे, माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस जब आप इस गैजेट नोटिफिकेशन का करेंगे तो उसमें कई ऐसी गड़बड़ियां दिखेंगी जो बताती हैं कि ये बराबरी इन नियमों के जरिए मिलना आसान तो कतई नहीं होगा। ज़रूरी या गैर ज़रूरी की बात तो बहुत बाद में आती है। हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, इस चर्चा को हमें समझाने के लिए, इस मुद्दे को डॉक्टर लक्ष्मण यादव आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। आज के लिए नमस्कार।